हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिकोड एनसीईआरटी सीरीज, जहाँ पे हम एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे नहीं, लेकिन उसे प्रैक्टिकली यूज करेंगे। यानी कि हर उस एनसीईआरटी की पोटेंशियल लाइन को हम समझेंगे जो एमसीक्यू में टर्न आउट हो सकता है। क्योंकि हमें पता है आजकल एनटीए नीट में हर लाइन को यूज कर रहा है, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से और कैसे क्वेश्चन आ रहा है। तो यानी कि हर हर लेसन की हर लाइन में एक पोटेंशियल है कि वो जाके आगे एमसीक्यू बन सकता है। तो हम ऐसी ही लाइंस को ढूंढेंगे और उससे मैंने एमसीक्यू बनाए हैं जो आप अभी सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। उसमें भी हम क्या देखेंगे, केस स्टडी क्वेश्चंस देखेंगे। यानी कि अगर आपको केस स्टडी के टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं नीट में तो उसे सॉल्व कैसे करना है। और हमारा फर्स्ट केस स्टडी है रिसर्चर मेजर्स आयनिक कॉन्सेंट्रेशन इन न्यूरॉन एट रेस्ट, यानी कि रेस्ट में है, रेस्टिंग पोजिशन में है। उस पर उसे क्या मिलेगा, हाई के प्लस मिलेगा और ऑब्वियसली और नेगेटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स मिलेंगे इनसाइड। इसलिए इनसाइड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। वाइल एन कॉन्सेंट्रेशन इज हाई आउटसाइड, इसलिए आउटसाइड क्या होगा, उसके पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। द एक्सोनल मेम्ब्रेन अलाउज के प्लस टू मूव फ्रीली। हमें पता है रेस्टिंग पोटेंशियल में एन के प्लस क्या होता है, फ्री मूव कर सकता है, एन उतना फ्री मूव नहीं कर सकता। To maintain ionic gradient, the neuron continuously uses ATP. हमें पता है जो K प्लस और Na है वो क्या है, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं, उन्हें ATP की जरूरत पड़ती है। तो उससे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द मेम्ब्रेन इज कंसिडर्ड पोलराइज्ड बिकॉज। क्यों पोलराइज्ड कहा जा रहा है उसे? अगेन इस पूरे क्या बोल सकते केस में उसका आंसर है, इसे आप एक बार पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है इनसाइड इज नेगेटिवली चार्ज एंड आउटसाइड इज पॉजिटिवली चार्ज। पोलराइज्ड है मतलब क्या होगा, दो चार्जेस होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसे मैंने आपको कहा कि इनसाइड नेगेटिव है, बाहर पॉजिटिव है, तो इसका आंसर क्या आएगा, इनसाइड इज नेगेटिवली चार्ज एंड आउटसाइड इज पॉजिटिवली चार्ज। तो एनसीईआरटी लाइन कहाँ से लिया गया है, आउटसाइड सरफेस इज पॉजिटिव, इनर इज नेगेटिव एंड देयरफॉर दे आर पोलराइज्ड। इसी लाइन से मैंने वो जो भी केस स्टडी है वो बनाई है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो भी क्वेश्चंस है उन्हें आपकी नोटबुक में या आपके नोटपैड में लिखते जाइए, उसके जो आंसर्स है, और बाद में हम देखेंगे कि आपके कितने आंसर्स राइट आए हैं। हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है इसी केस स्टडी से, विच प्रोटीन डायरेक्टली मेंटेन्स द आयोनिक ग्रेडियंट। इसमें से कौन सा प्रोटीन है जो आयोनिक ग्रेडियंट को मेंटेन करता है, और उसका आंसर है NAK एटीपेज। क्योंकि NAK क्या करता है, Na को बाहर ही रखता है, K प्लस को अंदर ही रखता है। Na को ATP यूज से जब डिपोलराइजेशन होता है तो Na को अंदर लाता है, K प्लस को बाद में डिपोलराइजेशन के वक्त अंदर लेके आता है। ठीक है, तो ये हमने कहाँ से लिया है, मेंटेन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सोडियम पोटेशियम पंप जो क्या करता है, 3Na को बाहर लेके जाता है, 2K प्लस को अंदर लेके आता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो रेस्टिंग पोटेंशियल जो भी है उसका वो मेंटेन रहता है। अगेन हमारा थर्ड क्वेश्चन इसी केस स्टडी से क्या है, व्हाट वुड हैपन इफ एटीपी सडनली स्टॉप्स। यानी कि एटीपी यूज नहीं हो रहा है तो जो भी NAK एटीपेज है वो अभी वर्क नहीं करेगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ग्रेजुअल कोलैप्स ऑफ आयनिक ग्रेडियंट हो जाएगा। क्योंकि आयनिक ग्रेडियंट ही क्यों फॉर्म हो रहा था, इसी एटीपेज की वजह से फॉर्म हो रहा था। अभी यही वर्क नहीं कर रहा है तो ये काम नहीं करेगा। जो भी आयनिक ग्रेडियंट्स हो रहे थे, यानी कि Na जो ज्यादा बाहर था वो अंदर आ जाएगा, जो अंदर का K प्लस ज्यादा था वो बाहर चला जाएगा। ओके, तो फोर्थ हमारा क्वेश्चन क्या है, रेस्टिंग स्टेज में परमिएबिलिटी किसकी ज्यादा होती है। ये आपको सीधा सीधा है, मोर है K प्लस। आई होप आपको ये केस स्टडी फर्स्ट जो है वो पता चल रही होगी। आपको इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसे एसएसटी में वगैरह आते हैं कि आप एक एक केस स्टडी दी जाएगी, बाकी 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिससे कुल मिलाकर 16 मार्क्स मिल सकते हैं। ये हमने कहाँ से लिया है, मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू K प्लस एंड नियरली इम्परमिएबल टू Na ड्यूरिंग रेस्टिंग पोटेंशियल। हमारा जो केस स्टडी 2 है, जो एक्शन पोटेंशियल एंड डिपोलराइजेशन पे मैंने बनाया है, इस पे हमें क्या है कि स्टिमुलस अप्लाई किया गया है न्यूरॉन एट ए पॉइंट ऑफ A, जिसकी वजह से क्या हो गया, वो फ्रीली परमिएबल टू Na हो गया, यानी कि वो डिपोलराइज्ड हो गया, कॉजिंग रैपिड Na इनफ्लक्स एंड रिवर्स ऑफ पोलैरिटी। तो
नियर बाय रीजन बी स्टिल रिमेन्स इन रेस्टिंग स्टेट इनिशियली। उन्होंने क्या पता एक्शन पोटेंशियल के बारे में बताया है। द स्टेट फॉर्म्ड एट ए इज कॉल्ड एज, ए स्टेट को क्या कहा जाएगा, एक्शन पोटेंशियल कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, डिपोलराइजेशन होना स्टार्ट हो गया है, रिवर्स ऑफ पोलैरिटी भी हो चुका है। उसके बाद जो सेकंड है, द रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी एट ए, पॉइंट ए मींस रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वो आउटसाइड बिकम्स मोर नेगेटिव, इनसाइड बिकम्स मोर पॉजिटिव। क्योंकि जो ये था रेस्टिंग पोटेंशियल में था, तो इन आउटसाइड क्या था, पॉजिटिव था, इनसाइड क्या था, नेगेटिव था। और पोलैरिटी जब रिवर्स हो गई तो अंदर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, सॉरी अंदर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, और बाहर क्या हो गया, ज्यादा नेगेटिव हो गया, तो इसका उल्टा हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। उसके बाद द इम्पल्स मूव फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी इम्पल्स मूव हो रहा है। क्यों मूव हो रहा है? तो इसका आंसर ऑब्वियसली है द लोकल सर्किट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि ए से करंट क्या हो जाएगा, बी को पास हो जाएगा। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इफ एनी चैनल्स फेल टू क्लोज, एनी चैनल्स क्लोज नहीं हो रहे तो वो क्या हो जाएगा, न्यूरॉन क्या हो जाएगा, अगेन डिपोलराइज्ड ही रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि जब तक Na ज्यादा है तब तक डिपोलराइजेशन होगा ही। Na चैनल्स बंद होंगे, K चैनल्स खुल जाएंगे, तभी क्या होगा, वो रिपोलराइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आपको केस स्टडी 2 पता चल गया होगा, उसके चारों भी क्वेश्चंस आपको पता चल गए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारी अगली केस स्टडी पे, वो है रिपोलराइजेशन एंड रिफ्रैक्टिव पीरियड। उस पे क्या बोला गया है कि आफ्टर डिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन होने के बाद K प्लस की परमेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हाँ, एंड इंक्रीज K प्लस डिफ्यूजेस आउटवर्ड्स, बाहर निकल जाता है, एंड रिस्टोरिंग द ओरिजिनल चार्ज डिफरेंस। तो पहले हमारा चार्ज क्या था, इनसाइड नेगेटिव था एंड आउटसाइड पॉजिटिव था। तो अभी डिपोलराइजेशन के बाद क्या हो गया था, इनसाइड पॉजिटिव हो गया था, बाहर नेगेटिव हो गया था। हमें वापस ये क्या करना है, मेंटेन करना है। तो अंदर जो भी नेगेटिव, अंदर जो भी है उसे बाहर निकालना पड़ेगा। तो अंदर क्या है, K प्लस है, वो उसे हम बाहर निकालेंगे। रिपोलराइजेशन किसके वजह से हो रहा है, अगेन K प्लस के एक प्लस की वजह से, क्योंकि अंदर जो भी पॉजिटिव है हमें बाहर निकालना पड़ेगा ताकि बाहर क्या हो जाए, वो पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेम्ब्रेन बिकम्स अनरिस्पॉन्सिव टू नेक्स्ट न्यू स्टिमुलस ड्यू, अभी अनरिस्पॉन्सिव हुआ है, मतलब वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, उस पीरियड को हम रिफ्रैक्टिव पीरियड बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, के चैनल्स ओपन स्लोली, यानी कि के चैनल्स धीरे धीरे ओपन हो रहे हैं, तो रिपोलराइजेशन फास्ट होगा, स्लो होगा या ब्लॉक होगा, क्या होगा, ऑब्वियसली स्लोअर ही होगा, क्योंकि जब तक के चैनल्स नहीं खुलेंगे तब तक डिपोलराइजेशन नहीं होगा, वो जो भी न्यूरॉन है वो डिपोलराइज स्टेट में ही रहेगा। तो आगे है, कंप्लीट रिकवरी टू रेस्टिंग पोटेंशियल रिक्वायर्स, अब हमें क्या करना है, एक्शन पोटेंशियल से रेस्टिंग पोटेंशियल में लेके आना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, उसके लिए हमें एटीपी डिपेंडेंट NAK प्लस पंप चाहिए होगा, क्योंकि ये क्या करता है, NAK प्लस को मेंटेन करने की कोशिश करता है एटीपी की हेल्प से। आई होप आपको थर्ड केस स्टडी पता चल गई होगी। हम निकलते हैं हमारी नेक्स्ट केस स्टडी पे, वो है फ्लो ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स के बारे में। तो इन एक्सॉन सेगमेंट द इनर सरफेस एट पॉइंट A इज पॉजिटिव एंड एट पॉइंट B इज नेगेटिव। तो डायरेक्शन क्या होगा इसके फ्लो का, वो भी इनसाइड, इनसाइड पूछा है, तो इनसाइड ऑब्वियसली क्या होगा, A टू B ही होगा। अगर आपको पूछा गया हो कि A नेगेटिव है B पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, B टू A हो जाएगा। अगेन द डायरेक्शन ऑफ करंट आउटसाइड अभी पूछा है, आउटसाइड इसका बराबर क्या होगा, उल्टा होगा, तो आंसर क्या आएगा, B टू A, जो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। द इम्पल्स ऑलवेज ट्रेवल्स इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में वो क्यों फ्लो होता है, क्योंकि अगेन रिफ्रैक्टिव पीरियड प्रिवेंट्स बैकवर्ड कंडक्शन, क्योंकि एक बार अगर इम्पल्स हो जाए तो रिफ्रैक्टिव पीरियड आता है, जिसकी वजह से वो अनरिस्पॉन्सिव होता है, जिसकी वजह से जो आगे निकल गया है करंट या जो भी इम्पल्स है वो वापस पीछे नहीं आ सकता। तो इसका फोर्थ है, व्हाट इंश्योर्स द इम्पल्स
डू नॉट डिके, यानी कि डिके नहीं होने देता। किसकी वजह से? सेल्फ प्रोपोगेटिंग डिपोलराइजेशन चेंज, क्योंकि ये क्या हो रहा है? सेल्फ प्रोपोगेटिंग है, यानी कि वो खुद ब खुद तैयार कर रहा है, यानी कि ए से जाएगा कहाँ पे? बी में चला जाएगा अंदर, बी से चला जाएगा सी की तरफ, ऐसे कंटिन्यू करते करते टिल द एक्सॉन एंड। जब तक वो सिनेप्टिक वेसल्स नहीं आता तब तक ये कंटिन्यू होता रहेगा, यानी कि पास ऑन होता रहा, इसलिए डिके नहीं होगा। आई होप आपको सारी केस स्टडीज पता चल गए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, और इस पे ऐसे ही मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। थैंक यू।